सभी को सलाम नमस्ते और जय हिंद जय श्री राम आदाब। और जो भी मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, नमस्कार दोस्त, मैं मंजीत मोना आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग लगा लीजिए, फ्रैक्शन यानी कि भिन्नात्मक संख्याएं। ठीक है, फ्रैक्शन हिंदी में क्या कहेंगे? भिन्नात्मक संख्याएं। ठीक है? अच्छा, इस टॉपिक में आप कवर क्या क्या करेंगे, एक बार वो बातें कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रैक्शन इसको बोलेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है, यानी कि सबसे पहले बात करेंगे इसकी परिभाषा की। डेफिनेशन सीखने के बाद आप लिखेंगे कि कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, यानी कि टाइप्स इसके, और फिर देखेंगे इसके बेस्ड पर कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। और क्वेश्चन में जो क्वेश्चन की वैरायटीज की अगर मैं बात करूं तो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्त। ठीक है, सबसे पहला होता है कंपैरिजन, कंपेयर करना। कंपेयर करने से मतलब क्या होता है, कौन सबसे बड़ी भिन्न है, कौन सबसे छोटी है, ये तुलना है, कंपैरिजन है। दूसरा होगा ऑर्डर अरेंज करना। अब ऑर्डर अरेंज करने से मतलब क्या है? ऑर्डर अरेंज करने से मतलब क्या है, आप यूं कह सकते हो कि बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, आरोही अवरोही, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करने के लिए बोल देगा। ठीक है, तीसरी और फाइनल चीज रहेगी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। हर किसी को मोस्टली आते हैं, इसीलिए अपन इनकी क्वांटिटी भी कम रखी है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये जो दो चीजें हैं भाई, कंपेयर करना और इनका ऑर्डर एडजस्ट करना, इनको आप सीखेंगे तीन मेथड से। ठीक है, इनको आप तीन मेथड से सॉर्ट आउट करेंगे, यानी कि मेथड्स जो डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए, कंपैरिजन के या ऑर्डर को प्लेस करने के। तो वो जो तीन मेथड होंगे, सबसे पहले आप सीखेंगे डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी, डायरेक्ट मेथड, नाम में इसके कुछ नहीं रखा, ये सी है भाई। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। फिर हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि आर पार गुणा कह सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। और फिर फाइनली देखेंगे डिफरेंस मेथड। ठीक है, अच्छा एक मेथड होता है जिसको लोग बोलते हैं कि परसेंटेज मेथड है, वो डायरेक्ट मेथड का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ठीक है, परसेंटेज मेथड भी कह सकते हो उसको। बस आप डायरेक्ट में 10 से गुणा करते हैं, परसेंट में 100 से कर देते हैं, इतना सा फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जब यहाँ पहुंच जाएंगे तब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहले देखो फ्रैक्शनल नंबर बोलते किसको है। ठीक है, जो कोई भी संख्या पी बटे क्यू के फॉर्मेट में लिखी जा सकती है, जो कोई भी संख्या पी बटे क्यू के फॉर्मेट में लिखी जा सकती है, वो संख्या भिन्नात्मक संख्या यानी कि फ्रैक्शनल नंबर कहलाती है। बस एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि जो क्यू है यानी कि नीचे वाला जो पार्ट है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू। मैंने पहले बराबर का निशान लगाया और फिर उसको बीच से काट दिया, कहने का मतलब ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वाजिब सी बात है भाई, क्योंकि अगर बटे में जीरो आ गया तो फिर वैल्यू को फाइनाइट नहीं कर सकते आप, और जब तक वैल्यू फाइनाइट नहीं रहेगी तो फिर कंपैरिजन भी नहीं हो पाएगा, ऑर्डर भी प्लेसमेंट नहीं हो पाएगी, कोई चीज इसकी डेफिनेट रहेगी नहीं फिर तो, सीधी सी बात ये है। इसलिए डिवाइड बाय जीरो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो दैट मीन्स इट्स नाउ नॉन फाइनाइट। ठीक है, और नॉन फाइनाइट के लिए मैथ में कोई जगह नहीं बन पाएगी। अब आगे की बात, यहां पर जो P है, जो P है इसको हम बोलते हैं अंश, और जो Q है इसको बोलते हैं हर। ये तो हिंदी मीडियम की बात हुई। इंग्लिश में अंश को बोला जाएगा न्यूमिरेटर, और जो हर है इसको इंग्लिश में बोला जाएगा डेनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये नाम हो गए इनके, अंश बटे में हर। यानी कि कोई भी भिन्न लिख दे तो उसका ऊपर वाला हिस्सा अंश और नीचे वाला हिस्सा हर बोला जाएगा। हाँ, हर कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता, यूं कह सकते हो। अब मैं कुछ एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि 17/27 हो। ठीक है, या 8/5 या केवल 7 लिख दे, या केवल 0 लिख दे। ये चारों की चारों भिन्नात्मक संख्याएं हैं। चारों की चारों क्या है? भिन्नात्मक संख्याएं हैं। क्यों है? क्योंकि यहां पर जो बटे में लिखा गया है 27 है, चाहे वो 5 है, वो हर है, और हर जीरो नहीं होना चाहिए, वो हर संख्या क्या होगी? भिन्नात्मक संख्या में काउंट होगी। किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि जी ये अकेला 7 कैसे भिन्नात्मक संख्या हो गया, तो इस 7 को 7/1 लिखा जा सकता है। ठीक उसी तर्ज पर जीरो को भी 0/1 या 0/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल डिविडेबल नंबर है, सार्वभौमिक विभाज्य संख्या जिसको कह देते हैं। यानी कि ये तो दुनिया की हर संख्या से पूर्णतः भाग होने वाली संख्या है शून्य। शून्य के अकेले के पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज है जितने की पूरे मैथमेटिक्स के पास मिला करके। इसके बिना तो काम यूं सोच लो चल ही नहीं सकता, अधूरा छोड़ो, एक तिहाई भी ना बचे।
अब मैं ये कह रहा हूं कि इसको 7/1 के ट्रीट करूं अगर मैं 7/1, तो न्यूमिरेटर यानी कि अंश कितना हुआ 7 और 1 कितना हुआ डेनोमिनेटर। यहाँ न्यूमिरेटर कितना हुआ, अंश कितना हुआ 0 और डेनोमिनेटर कितना हुआ 1। यहाँ जो डेनोमिनेटर है यहाँ पर ये 0 नहीं है। अच्छा, इस 0 की मैं बात करूं तो इसका अंश 0 हुआ है, जबकि जो कंडीशन है वो हर पे है, डिनोमिनेटर पे है कि वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वो 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है और अंश पर तो इसकी कोई कंडीशन ही नहीं है, यानी कि ये 0 हो या ना हो डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर अंश 0 हुआ है इसलिए इसकी कंडीशन नहीं टूटी, ये भी एक फ्रैक्शनल नंबर है। और यहां पर तो क्लियर कट दिख रहा है 27 और 5 दोनों ही 0 के बराबर नहीं है। अगर नेगेटिव में हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लिखने को आए -7/3 तो ये भी क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर ही है, एक भिन्नात्मक संख्या ही है, जहां अंश का मान -7 और हर का मान डिनोमिनेटर का मान 3 के बराबर है। तो ये तो हुई डेफिनेशन, यानी कि जो कोई भी संख्या P/Q के फॉर्मेट में लिखी जा सकती है बशर्ते Q 0 के बराबर ना हो, को भिन्नात्मक संख्या कहा जाएगा। यानी कि ए नंबर विच कैन बी रिटन इन बाय P/Q फॉर्मेट वेयर एज Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज फ्रैक्शनल नंबर, उसको भिन्नात्मक संख्या कहा जाएगा। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। ऊपर वाले हिस्से को अंश और नीचे वाले हिस्से को हर कहेंगे, यानी कि एक भिन्न में दो हिस्से होते हैं, ऊपर अंश नीचे हर, ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई, डेफिनेशन सबकी क्लियर हो गई। अगर यही डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई है, एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देख लो अच्छे से आराम से। अब बात करते हैं डेफिनेशन के बाद टाइप्स की। ठीक है, डेफिनेशन के बाद बात करते हैं टाइप्स की। भाई फ्रैक्शन कितने तरह के हो सकते हैं, कितने प्रकार होते हैं? तो फ्रैक्शनल के 3 पार्ट होते हैं दोस्त। फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, इसको हिंदी में बोला जाएगा उचित भिन्न। हिंदी में क्या बोला जाएगा, उचित भिन्न। दूसरा होता है इम्प्रॉपर, दूसरा क्या है इम्प्रॉपर, जिसको कि हिंदी में अनुचित भिन्न कहा जाएगा, अनुचित भिन्न कहा जाएगा। और तीसरा व अंतिम होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको कि इंग्लिश में मिक्स्ड के अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं सॉरी, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन भी बोल देते हैं। यानी कि मिश्रित भिन्न या फिर जटिल भिन्न या फिर संयुक्त भिन्न भी कह देते हैं। ठीक है, तो मिश्रित, संयुक्त और जटिल 3 नाम है इसके, मिक्स्ड कह लो या फिर कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। क्लियर हुआ इतना सा मैटर? ये हुए इसके 3 टाइप। अब इन तीनों में भी तो हमें पता होना चाहिए ना किसको कब बोला जाएगा, मिश्रित, अनुचित या उचित। ठीक है, मैं एग्जाम्पल से बात करता हूं। जैसे कि मेरे पास में मान लेते हैं एक संख्या है 7/2, एक है ठीक इसका उल्टा 2/7, और एक है मेरे पास में 3 सही 1/2, 3 से 1/2। ठीक है, यहां पर अंश कितना है, न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 7, डिनोमिनेटर कितना है, आप कहोगे 2। इन अंश और हर को आपस में कंपेयर करो, जिन्ना नाल कंपेयर करे साढ़े लेवल देनी हाण दी, पर फिर भी इनको कंपेयर करना है। ठीक है, इनको आपस में कंपेयर करा गया तो हमें मिला कि अंश यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, अंश हर से बड़ा है। अब जब भी आप कोई भिन्न लिखते हो, अब मैं याद रखने के लिए बता रहा हूं वो चीज को, जब भी आप किसी भिन्न को लिखते हो, जैसे कि मैंने 7/2 लिखा है 2/7, तो इसमें पहले किसको लिखोगे 7 को, फिर यहां किसको पहले लिखोगे 2 को। यानी कि किसी भी भिन्न को लिखने के लिए आप सबसे पहले उसका ऊपर वाला हिस्सा लिखते हो, यानी कि पहल किसकी देते हो, न्यूमरेटर की, अंश की। यानी कि शुरुआत किससे होती है किसी भिन्न की, अंश लिखने से। तो जिसकी जैसी शुरुआत है ना, वो वैसे ही शब्द के पास जाएगा, वो वैसे ही शब्द के पास जाएगा। इसकी शुरुआत बड़ी है ना, तो ये बड़े शब्द के पास जाएगा। बड़े शब्द से मेरा मतलब क्या है, इसमें 4 अक्षर आ गए जबकि इसमें 3 ही थे, तो ये 7/2 है ना जो, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का उदाहरण बनता है। जहां कंडीशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो आप कहोगे अंश यानी कि न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन किससे, किससे बड़ा होना चाहिए, हर, यानी कि डिनोमिनेटर से। ऐसी कोई भी भिन्नात्मक संख्या जिसका अंश हर के तुलना में बड़ा हो, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उसको अनुचित भिन्न कहा जाएगा। 2/7 में अंश का मान कितना है, अंश कितना है, तो आप कहोगे अंश की वैल्यू है 2 और हर कितना है 7,
यहाँ अंश यानी कि शुरुआत क्या होगी इसकी, छोटी। अगर शुरुआत छोटी हो गई तो ये छोटे शब्द के पास जाएगा। छोटे शब्द से मतलब जिसमें कम अक्षर है, उचित। तो ये 2/7 क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा एक उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसके लिए मैं क्या कंडीशन या डेफिनेशन लगा सकता हूं, तो आप कहेंगे जिसका अंश यानी कि न्यूमिरेटर, जिसका अंश यानी कि न्यूमिरेटर लेस देन हो, छोटा हो। किससे छोटा हो, तो आप लोग कहेंगे कि हर से यानी कि डिनोमिनेटर से। ये क्या हो गई दोस्त, इसकी डेफिनेशन कह लो या पहचान कह लो। अब रही बात मिक्स्ड की, मिश्रित की, वो तो अलग से ही दिख जाएगी। जैसे यहां पर मिश्रण हो रखा है, किसका मिश्रण होता है ये, हमेशा ही किसका मिश्रण होगा, मिश्रित भिन्नों में एक पूर्ण अंक संख्या यानी कि पूर्णांक, एक इंटीजर के साथ, एक इंटीजर वैल्यू के साथ हमेशा ही एक प्रॉपर फ्रैक्शन का मिश्रण हुआ मिलेगा। अब ये जो बच गया ना पार्ट, ये हमेशा ही इस फैमिली से बिलोंग करेगा, यानी कि प्रॉपर यानी कि उचित भिन्न के साथ वाला हिस्सा मिलेगा। यानी कि उचित को, उचित को एक पूर्णांक संख्या के साथ, एक इंटीजर नंबर के साथ लिख देने पर प्राप्त हुई संख्याओं को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाएगा। यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहेंगे, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे जहां एक इंटीजर को, जहां एक इंटीजर को, जहां एक इंटीजर को प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ जोड़ करके रखा जाता है। ऐसे किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न कहते हैं, जहां किसी पूर्णांक को किसी उचित भिन्न के साथ जोड़ करके रख दिया जाता है। अब रही बात इस मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा और बताता हूं। भाई आपको यहां दिखाई पड़ा 3 सही 1/2, इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्मेट की बात करूं तो क्या लिखा जाएगा, आप कहोगे 2 3 जा 6 + 1 7, भाई 2 3 6 और 1 7, सीधी सी कहानी इसकी। तो कितना बन गया, आप कहोगे 7/2 बन गया, 7/2। और कुछ टाइम पहले यही 7/2 था जिसको कि हमने कहा था ये तो इम्प्रॉपर है। अब मेरी बात को याद रखना, अगर ये इस फॉर्मेट में लिखी जाए तो आप इसको कहोगे इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित। और अगर इसको इस फॉर्मेट में लिख करके दिया जाए तो आप इसको बोलोगे मिक्स्ड यानी कि मिश्रित भिन्न। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। 3 तरह के फ्रैक्शन थे, या तो उचित था या अनुचित था या मिश्रित था। सबकी डेफिनेशन पहचान सब क्लियर हो गया। अब वापिस से मैं कुछ 3-4 भिन्ने लिख करके दिखाऊंगा और आप जल्दी से डिसाइड करना कि इसको कहाँ रखा जाना चाहिए, इसको जो है कहाँ रखा जाना चाहिए, इसको कहाँ रखा जाना चाहिए। सबसे पहले है 11/3, दूसरा है 11/3 के बाद 9/7, अगला है 7/5, अगला है 5 से ही 2/3, अगला है 16 से ही 2/3, अगला है, अगला है 3/2। ठीक है, ये सबसे पहले 11/3। शुरुआत बड़ी है, बड़ी शुरुआत बड़ा शब्द, शुरुआत बड़ी है, बड़ी शुरुआत बड़ा शब्द, शुरुआत बड़ी है, बड़ी शुरुआत बड़ा शब्द। यहां मिक्स्ड हो रखा है प्रॉपर के साथ, ये मिश्रित। ठीक है ना बात। यहां क्या है, फिर से मिश्रण हो रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहां क्या है, शुरुआत बड़ी है यानी कि इम्प्रॉपर। क्लियर है। अगर शुरुआत छोटी होती तो प्रॉपर, शुरुआत बड़ी होती है तो अनुचित यानी कि इम्प्रॉपर, और अगर प्रॉपर के साथ इंटीजर कोई ऐड कर रखा हो दैट मीन्स अब ये है मिश्रित यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये सारी चीजें अब क्लियर हो चुकी हैं। तो आप इस टॉपिक के 2 पड़ाव पूरे कर चुके हैं, केवल 3 ही पड़ाव थे, उनके बारे में मैं दोबारा से बता देता हूं। हमें सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर करनी थी, P/Q फॉर्मेट को लेकर के हमने डिस्कस कर ली। फिर हमें टाइप डिस्कस करने थे, अब हम वो टाइप भी डिस्कस कर चुके हैं। टाइप में किस किस को पढ़ा गया, तो बोलोगे प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड को। ठीक है, उचित, अनुचित और मिश्रित को। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन लगाना जब स्टार्ट करूंगा तब आप लोग देखेंगे कि तीनों मेथड कैसे काम करते हैं। फिर एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देख करके टॉपिक को फिनिश कर देंगे। इस टॉपिक के साथ एक और टॉपिक अटैच होता है, नाम है डेसिमल यानी कि दशमलव, वो इसके जस्ट बाद में करने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए क्वेश्चन देखना स्टार्ट करो, क्वेश्चन देखना स्टार्ट करो। अच्छा, रही बात ये जो पीडीएफ है, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का एक चैनल है, ठीक लीजो मैथ्स के ही नाम से मिल जाएगा। जिस चैनल पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, इसी नाम से टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा लीजो मैथ्स। वहाँ और भी कंटेंट आप लोगों के काम का डाला जाता है। यूट्यूब चैनल तो आप लोग खैर देख ही रहे हो। हाँ, एक बात जरूर याद रखना, एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे ही, लीजो मैथ्स पे ही, कंप्लीट मैथ्स के नाम से। ठीक है, कंप्लीट मैथ के नाम से एक आप लोगों को प्ले लिस्ट मिल जाएगी। और वो उसके अंदर क्या है, जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितना मैथ पूछा जाता है
क्वांट से हो यानी कि अरिथमेटिक से हो या फिर एडवांस लेवल से हो। टेक्निकल का भी डालने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, तो उसमें कंप्लीट सिलेबस आप लोगों का डाल दिया जाए, ठीक है। रही बात इंस्टाग्राम से एक अकाउंट मिल जाएगा ठीक इसी नाम से यानी कि लीजो मैथ्स के नाम से, वो क्या काम आएगा, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा देखने को कभी मिले मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग की बात है, पन्नू तो है कौन कदे कौन सा इस टेलीग्राम वाला चैनल पर भाई इस पर तो कोई भी सवाल भेज दो, और कोई पूछने ला रहा जी मारी मैस दूध कम देवे है, जी मारी कसी को उठाए के ले गया, जी मारी दाती इधर ही थी ज्वार में तो उठाए के ले गया, के समाधान हमारा को गंडासा पैड़ के ले गया, इन सवाल के तो मेरे पास समाधान है कौन। हाँ, मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आप लोग सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, वो आप लोग भेज सकते हैं लीजो मैथ्स इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर बढ़िया क्लियर सी इमेज खींच कर, ठीक है। क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला खूबसूरत सा क्वेश्चन, निम्न में सबसे बड़ा कौन है, लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग्स, इनमें सबसे बड़ा बताना है। अब चार संख्याएं अपने पास में कंपेयर करने के लिए इस क्वेश्चन पर मैं बहुत टाइम लगाऊंगा, 5-10 मिनट, क्योंकि अपने को 3 मेथड सीखने, तीनों के तीनों मेथड इसी एक क्वेश्चन पर लगा दूंगा, और फिर आप लोग देखेंगे कि किस मेथड को कब लगाना चाहिए, वो भी हम जल्दी ही सीख जाएंगे। जैसे ही इस पूरे एपिसोड को देखेंगे लास्ट तक तो सीख जाएंगे, लास्ट में फाइनली हमें ये क्लियर हो जाएगा कि जी हमें किस मेथड को कब अप्रोच करना है, ठीक है, किस मेथड को कब अप्रोच करना है ये भी हम लोग सीख जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, पहले तो ये चारों फ्रैक्शन लिख लो, क्या क्या नाम है इनके, 7/9 है, दूसरा 4/5 है, 4/5 है, तीसरा 5/7 है, एंड द लास्ट एंड द फोर्थ वन इज 2/5, इज 2/5। डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या करता है, जितने भी आपको यहां पर भिन्नात्मक संख्याएं दी जाती हैं सभी के अंश यानी के न्यूमिरेटर्स की मल्टीप्लाई कर देनी है 10 से, तो इसकी 10 से गुणा 70 होगा, ये 40 होगा, ये 50 होगा, ये 20 होगा। इसी से एक परसेंट मेथड भी निकलता है, जहां मैंने 10 से गुणा करी, एक एक जीरो चिपकाई, वहां ही आप अगर 100 से गुणा करो तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, परंतु उतना करने की जरूरत नहीं है। अब आप 70 को 9 से भाग करके लिख दो, कितना आएगा, 9 7 63 आएगा, दशमलव लग गया, बचा होगा 7 और फिर से 70 बना और 9 7 63, एक अंक तक लिख लो, इतना काफी होता है। मैक्सिमम अगर कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो 2 डेसिमल तक लिख लेना, इतने में बाजा बच जाता है क्वेश्चन का। दूसरी बात, जैसे ही 40 को 5 से भाग करा, ये तो बड़ा इजीली हो गया, 8 आ गया। 50 को अगर 7 से भाग करोगे तो देखो अब 7 वापस से आ गया ना, एक ही डिजिट के बाद फैसला हो जाने वाला है, तो 7 से भाग करा 50 को, 7 पे चला गया 49, 49 बच गया, एक जीरो उतरी होगी, 10 बना होगा, 7 एकम 7, 7 1 7, 7.1 हो गया। अगर 20 को 5 से भाग करा जाए तो कितना आएगा, 4। अब इनको कंपेयर नहीं कर सकते थे, क्या हुआ, इनको तो कंपेयर कर ही सकते हैं, इनको तो कंपेयर कर ही सकते हैं। सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहोगे 8 सबसे बड़ा, और वो किसके रिगार्डिंग आया, 4/5, यानी कि इन चारों में सबसे बड़ा कौन होगा, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। हो गया, डायरेक्ट मेथड ने कैसे काम किया सीख लिया भाई, न्यूमरेटर्स की 10 से गुणा कर देते हैं, परसेंट मेथड यहीं से निकलता है, बस आप 100 से गुणा कर रहे होते हो। जैसे भाई 1/2 है, मैं तो ये कह रहा हूं कि इसके इक्विवेलेंट लेने के लिए ना ऊपर 10 से गुणा कर दो, बस इसका इक्विवेलेंट बन जाएगा 5, इस 5 को कंपेयर करो, परंतु ऐसा नहीं है कि बाकी की आप 100 से गुणा कर रहे हो, नहीं, उनकी भी 10 से ही गुणा करो। परसेंट मेथड क्या बोलता है कि 1/2 ले रखा है अगर फ्रैक्शनल नंबर, तो 100 से गुणा कर दो, यानी कि इसको कितना बनाने के लिए बोलता है, 50% बनाने के लिए बोलता है। और अब कंपेरिजन लगा करके देखते, ऐसा करने की हमें जरूरत नहीं है, 2-2 जीरो उठाने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में पहले ही बहुत वजन है, बेरोजगार है, मम्मी पापा के सपने पूरे करने, कुछ दिल में ख्वाहिश रखे हम भी बैठे, अपने भी शौक पूरे करने, कुछ कर गुजरना है, तो इतनी जीरो उठाए उठाए इतना वजन उठा करके फिरने की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। अब रही बात, डायरेक्ट मेथड हमने देख लिया कि जी काम कैसे करता है। डायरेक्ट क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करता है कि उठा करके सभी के न्यूमरेटर्स यानी कि अंश की 10 से गुणा कर देता है। अब रही बात सेकंड मेथड, और उसका नाम क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, इसको भी सीखने का काम करेंगे इसी क्वेश्चन के ऊपर, आगे वाले क्वेश्चन में उतना टाइम नहीं लगेगा, इस पर एक बार सारी चीजें सीख लेते हैं क्लियर सी, ठीक है। देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई नाम से ही क्या लग रहा है कि जी हमें क्रॉस में गुणा करनी है आपस में, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई का एक सबसे बड़ी कमी सुन लो, एक ड्रॉबैक है इसकी, एक कमी है, क्या कमी है कि ये एक टाइम पर, ये मेथड एक टाइम पर केवल 2 ही फ्रैक्शनल नंबर्स को, 2 ही भिन्नात्मक संख्याओं को कंपेयर करके बता सकता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, सिर्फ इतना सा काम कर पाएगा ये, यानी कि ये एक टाइम पर 2 को ही कंपेयर कर सकता है। अब अगर अवरोही आरोही क्रम में अरेंज करना हो तो डायरेक्ट मेथड तो सभी को इकट्ठा बता देगा,
उन्हीं को देख करके, जैसे कि पिछले अभी इसी क्वेश्चन की बात करूं, 7.7, 8, 7.1 और 4 आया था, इनको देख करके बता सकता हूं सबसे बड़ा इससे छोटा और ये सबसे छोटा। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा नहीं करेगा, वो एक टाइम पर दो फ्रैक्शनल को ही आपस में कंपेयर करेगा। कैसे? देखो, आर पार गुणा करनी है, 7 और 5 की गुणा कितनी होती है? 35। 9 और 4 की गुणा कितनी होती है? 36। अब 35 36 तो मिल गई, कौन किसकी वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, ये बड़ा सवाल है भाई। ऐसा नहीं है कि आपने पहले 9 और 4 की गुणा करी तो 36 इसकी वैल्यू हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो मल्टीप्लीकेशन बना वो यहां से चाहे यहां से, वो उस भिन्नात्मक संख्या की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा जिसका आपने अंश यानी कि न्यूमिरेटर वाला पार्ट उठाया है, अंश वाला। जैसे 9 और 4 की गुणा आपने कर दी, 36 आया, वो 36 किसकी तरफ जाएगा? 7/9 या 4/5? तो अंश देखो आपने किसका उठाया है 36 में, इसका तो हर उठाया ना, अंश इसका उठाया है, इसीलिए ये वैल्यू इंडिकेट कर रही है 36 यानी कि 36 को। 7 और 5 की गुणा 35, इसका अंश उठाया तो ये वैल्यू इसको इंडिकेट कर रही है। अब मैं कह सकता हूं कि 35 छोटा होता है, 36 बड़ा होता है, इसलिए ये भिन्नात्मक संख्या बड़ी हो गई। किससे? सभी से नहीं, केवल इससे, केवल इससे। सबसे बड़ी निकालनी है ना, तो ये तो क्वेश्चन का आंसर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तो एक से छोटा है, सबसे बड़ा कैसे हो जाएगा? अब ये सबसे बड़ा है या नहीं, इसको इन दोनों के पास भी लेकर के जाएंगे, मैदान में उतरना पड़ेगा, इसको सभी पहलवानों को हराना पड़ेगा ना। अब यहां पर ये जो लिख रखा है ना 35 और 36, इसका खेल खत्म, क्योंकि इन्हीं के लिए था ये 35 36। अब यहां से एक अलग अलग लेवल पर जाएंगे। 5 और 5 की गुणा 25, पर वो 25 इसकी नहीं है, इसकी वैल्यू है, क्योंकि आपने इसका अंश इंक्लूड कर रखा है। 7 और 4 की गुणा होती है 28 यानी कि 28। मैं कह सकता हूं 25 से बड़ा होता है 28, 25 से बड़ा होता है 28, तो मैं कहूंगा कि ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकती, क्योंकि ये इससे छोटी है। अब 25 और 28 का यहीं तक का काम था, एक बार में दो ही कंपैरिजन कर पाओगे। फाइनल कंपैरिजन रह गया यहां, अगर ये इससे बड़ी हो जाए, इसने इन दोनों को हरा दिया, और ये अगर इसको हरा देगी तो सबसे बड़ी ये हो जाएगी, और अगर इसी ने इसको भी हरा दिया तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। दो को हरा चुकी, तीसरे को और हरा देगी। अब यहां पर आर पर गुणा, 4 और 5 की गुणा ये 20 हुआ, 2 और 5 की गुणा ये 10 हुआ। सीधे सीधे दिख रहा है, ये तो हार गया भाई। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? 4/5, यानी कि क्वेश्चन का आंसर फिर से ऑप्शन बी हो जा रहा है। ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, यानी कि आर पार गुणा करके भिन्नों को कंपेयर करना, भिन्नों की तुलना करने के लिए आर पार गुणा का तरीका। ये जो मेथड है ना, ये आप संख्याओं को जोड़ने के लिए भी कर सकते हो। जैसे भाई कभी बोला जाए 2/3 में 3/4 का जोड़ करो, तो यहां पर भी यही करते हैं आपको। भाई 4 और 2 की गुणा 8, वो 8 इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर माइनस होता तो यहाँ 8 में से घटता कितना? 3 गुणा 3 9, और नेगेटिव 1 आ रहा होता, माइनस का 1। अभी के लिए 8 और 9 का जोड़ कितना हो जाएगा? 17 यानी कि 17। परंतु नीचे क्या करना होता है? नीचे वालों की आपस में मल्टीप्लाई, 3 और 4 की गुणा 12, जोड़ना पड़ गया। तो गुणा करेंगे तो भी ऐसे ही, ठीक है ना। यानी कि ये बता रहा था कि आर पार गुणा करने पर रिजल्ट किस साइड लिखना है, तो जवाब रहेगा जी जहां पर अंश का हिस्सा इंक्लूड करा जाए उस साइड लिखा जाए। तो दो मेथड अपने डिस्कस हो गए, क्वेश्चन का आंसर दोनों से सेम आया है, ठीक है। अगर सबसे बड़ा बताना रहेगा, सबसे छोटा बताना रहेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगा सकते हैं। वो भी कब लगा सकते हैं? जब संख्याएं छोटी हो, गुणा करना आसान हो। ऐसा नहीं है कि कभी भी इसको घुसा देंगे, कभी भी डायरेक्ट लगा देंगे, नहीं। तो ज्यादातर सुटेबल क्वेश्चन का मेथड होता है वो होता है डिफरेंस मेथड। उसको अब सीखने का काम हम लोग करने वाले हैं। कैसे काम करता है? डिफरेंस लेना, नाम से ही दिख रहा है ना, डिफरेंस लेना। यहां जो अंश और हर आपने लिख रखे हैं, यहां पर जो आपने अंश और हर लिख रखे हैं, इनको हटा करके एक बार मैं यहां लिख लेता हूं, रुक जाए एक बार, ताकि लिखने पर आसानी हो जाएगी थोड़ा। अगली कौन थी? 4/5, 4/5। तीसरी कौन थी? 5/7। और चौथी और अंतिम कौन थी? 2/5। ये थी। ये चार फ्रैक्शन अपने को कंपेयर करने। यहां अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गैप कितने का है? डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहां डिफरेंस कितने का है? 1 का। यहां डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहां डिफरेंस कितने का है? तो 3 का। ये डिफरेंस हर जगह पर अगर सेम हो जाए, ये डिफरेंस अगर हर जगह पर सेम हो जाए, तो हम सभी भिन्नों के केवल अंश को देख करके, सभी भिन्नों के केवल न्यूमरेटर्स को देख करके डिसाइड कर लेंगे कौन बड़ा। जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। या केवल डिनोमिनेटर्स को देख लेंगे, केवल हरों को देख लेंगे, जिसका हर छोटा वो भिन्न छोटी, जिसका हर बड़ा वो भिन्न भी बड़ी। परंतु ऐसा कब करेंगे? जब डिफरेंस सेम हो। या डिफरेंस सेम नहीं है,
दो आ रहा है, कभी एक आ रहा है, कभी तीन आ रहा है। दो दो यहां पर है ना, इनको देखते ही कंपेयर कर सकते हैं आप। इन दोनों का डिसीजन अभी हो सकता है क्योंकि इनका डिफरेंस सेम है, कि मैं कह दूंगा कि जी इसका अंश 5 है, उसका 7 है, ये बड़ी है, बात खत्म। या केवल हरों को देख लूंगा, इसका 7 है, इसका 9 है, ये बड़ा है, तो ये वैल्यू बड़ी होगी। परंतु यहां ऐसा नहीं कर सकते कि 7 और 4 को देख करके कंपेयर करके बोलें कि 7 बड़ा है, नहीं, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है। तो इन सभी का डिफरेंस सेम बनाना है। वो डिफरेंस सेम किसको बनाओगे, तो एक ऐसी संख्या निकाल करके लाओ जो इन सभी के डिफरेंस से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, और जितनी छोटी रखोगे उतना ही फायदा, क्योंकि कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। सीधे सीधे बताऊं तो आप लोगों को लेना है इन सभी अंतरों का, डिफरेंसेस का एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य। और वो कौन होगा, जो इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो। तो जवाब आता है जी, वो होगा 6, यानी कि 6। वो लघुत्तम है 6। तो सभी का अंतर 6 बनाना है। देखो अब 2 है अंतर, हमें कितना बनाना है 6। तो 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधे दिख रहा है, गुणा में 3 करना पड़ेगा। तो इस 7 की, 9 को मत उठाओ, केवल इस 7 की 3 से गुणा कर दो, 21। बस इस 21 को देख करके जो भी स्टेटमेंट आप जारी करोगे वो 7/9 पर लग जाएगी। यहां 1 है, इस 1 को 6 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे आप, 6 से गुणा करोगे। इस ऊपर वाले की खरीदने आई, यहां पर भी ऊपर वाले की, तो 4 गुणा में 6, 24 हो जाएगा। इस 24 को देख करके ही स्टेटमेंट जारी करेंगे, वो 4/5 पर लग जाएगी। इस 2 को 6 बनाना है, वापिस से गुणा में 3 आ गया। अब यहां पर 5 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 15 हो जाएगा। और इसी को देख करके बोलेंगे। अब यहां 3 है ना, 3 को 6 बनाने के लिए गुणा करनी पड़ेगी 2 से। अब यहां ऊपर कौन है, 2, तो 2 की 2 से गुणा क्या हो जाएगी, जवाब रहा 4। अब जो मैंने बॉक्सेज में नंबर डाल रखे हैं, ये कितना जल्दी आप बनाते हो, ये आप लोगों के माइंडसेट पे डिपेंड करता है। अन्यथा आगे की बात सिर्फ इतनी सी है कि इन बॉक्सेज को कंपेयर कर दो। सबसे बड़ा कौन है, 24, वो सबसे बड़ी भिन्न है, फिर 4/5। तीसरे मेथड से सीखा आंसर फिर भी सेम आ रहा है ना, डी ही आ रहा है वापिस से। सबसे छोटा कौन है, 4, यानी कि 2/5, ये सबसे छोटा है। अगर आरोही अवरोही क्रम में अरेंज करने के लिए बोले, उससे पहले एक बार तो इन वर्ड्स की नॉलेज ले लेते हैं कि जी आरोही अवरोही बोलते किसको, है ना, कईयों को दिक्कत रहती है। इंग्लिश मीडियम में तो दिक्कत आती नहीं भाई, असेंडिंग और डिसेंडिंग बड़ा आराम से काम करते हैं। अवरोही और आरोही, अभी हम जब भिन्नों के प्रकार पढ़ रहे थे, उचित अनुचित, वहां पर हमने एक लॉजिक लगाया था अपना घर का बनाया हुआ, कि जो जैसा शब्द है, छोटा शब्द है तो छोटी शुरुआत होगी, बड़ा शब्द है तो बड़ी शुरुआत होगी। यहां पर भी सेम है। भाई बड़ा शब्द है अवरोही, तो इसकी शुरुआत बड़ी होगी, यानी कि ये सबसे पहले बड़ी भिन्न को लिखेगा। और अगर ये सबसे पहले बड़ी भिन्न को लिखेगा तो फिर उसके बाद छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ये होता है अवरोही। ये छोटा शब्द है इसकी तुलना में आरोही, तो छोटा शब्द है, शुरुआत भी छोटी होगी, और शुरुआत छोटी हो गई तो अब ये बड़ा होता जाएगा, यानी कि ये है आरोही। इंग्लिश में बड़े आसान से नाम होते हैं। अवरोही को क्या बोला जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। भाई डीएक्सेलरेट होना किसी चीज का, डिसेंड होना, यानी कि डिक्रीज होना कह सकते हो, सीधी सी बात है। डिक्रीज होने का मतलब पहले बड़ा था, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, बात खत्म। असेंडिंग क्या होता है, एक्सेलरेट होना, इंक्रीज होना, यानी कि असेंडिंग। ये तो सिंपल से नाम हो गए ना। तो अगर हिंदी मीडियम के साथ जा रहे हो तो ऐसे हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब यहां अगर आरोही अवरोही अरेंज करना होता तो सबसे बड़ा 4/5, ये सबसे पहले लिखा जाएगा अवरोही क्रम में। फिर इससे छोटा 21, ये दूसरे नंबर पर लिखा जाएगा। और फिर 15 लिखा जाएगा तीसरे नंबर पर, और ये चौथे नंबर पर लिखा। क्लियर हुआ। 3 मेथड थे, तीनों डिस्कस कर लिए। असेंडिंग डिसेंडिंग वर्ड का मतलब भी समझ गए। क्वेश्चन देख करके ये सीखना रह गया कि कब किस मेथड को इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है, कब किस मेथड को इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये क्वेश्चन है। एबीसीडी को अवरोही क्रम में लिखना। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई लगाने बैठ गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं, क्योंकि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट निकालना तो आसान पड़ता है उससे, परंतु अवरोही क्रम में अरेंज करना नहीं, क्योंकि एक बार में 2 ही पिनों को कंपेयर कर पाएंगे, और ये फाइनल में जाकर के बता पाएगा सबसे बड़ा सबसे छोटा, फिर वापस से कंपेरिजन पे जाना पड़ेगा, बहुत टाइम खा जाएगा। तो यहां पर रखी पिनों के लिए सबसे पहले कौन है, 13/16 है। सबसे पहले 13/16 है, 13/16। आगे है 7/8, ये ए है, फिर मैं बी लिख रहा हूँ, और फिर सी है 15/19, यानी कि 15/19, और फिर डी है 17/27, 17/27, ठीक है, सॉरी 17/21, 17/21 है, ये है। अगर मैं
डायरेक्ट मेथड से जाऊं 10 से गुणा करके, भाग करना भी कौन सा आसान पड़ेगा बताओ? 21 से भाग करना पड़ रहा है, 16 से, 8 से, 19 से। अब इनके टेबल भी तो नहीं है ना एज सच याद पड़े हमें, डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से एक टाइम पर दो ही फ्रैक्शन को कंपेयर कर पाएंगे। क्या बच गया? डिफरेंस मेथड लगा दो। यहाँ डिफरेंस कितना है बताओ? 3 का। यहाँ डिफरेंस कितना है? 1 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 4 का। यहाँ डिफरेंस कितना है? 4 का। इन चारों से भाग कौन हो सकता है? आंसर बनता है 12, 12 बनता है। तो इस 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा लगेगी, तो इस 13 की 4 से गुणा कर लो या 16 की कर लो, बात एक ही। परंतु अगर इसका न्यूमरेटर लिए बैठो तो इसका भी न्यूमरेटर, इसका भी यहां से हर उठा लिया डिनोमिनेटर, तो सभी का हर ही उठाओगे फिर, ठीक है? तभी फायदा होगा, तभी काम बनेगा सही से। तो 13 और 4 की गुणा 52, एक बॉक्स मिल गया। अब 1 को 12 बनाना है, 1 को 12 बनाना है, 12 से गुणा करेंगे तो 7 की 12 से गुणा 84, 84 मिलेगा। दूसरा बॉक्स मिल गया 84, 84 है इसमें। 4 को 12 बनाना है, पक्का बताना, 3 से गुणा करेंगे, 15 और 3 की गुणा कर देंगे 45, 45। तीसरा बॉक्स मिल गया। 4 को 12 बनाना है, 3 से गुणा करेंगे, 17 की 3 से गुणा 51। चौथा और अंतिम बॉक्स में मिल गया। बताओ, आप कंपेयर कर सकते हैं ना चारों बॉक्स को। सबसे बड़ा कौन है? 84, 7/8 के लिए यानी कि बी के लिए सबसे पहले आएगा बी। और यहां मैं देख पा रहा हूं एक ही ऑप्शन में बी है, क्वेश्चन का आंसर आ गया, बात खत्म हो जाती। क्यों? क्योंकि अवरोही क्रम बोला गया है और अवरोही एक बड़ा शब्द है, तो बड़ी शुरुआत होगी, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, डिसेंडिंग, सीधी सी बात है। सबसे पहले 84 यानी कि बी आना चाहिए था, वो एक ही ऑप्शन पे। अगर यहाँ सभी जगह बी से शुरुआत हो रखी होती फिर क्या करते? 84 के बाद बड़ा कौन है? आप बोलोगे 52 यानी कि ए आएगा, और फिर कौन आएगा? 51 यानी कि डी आएगा, और फिर आएगा 45 यानी कि सी। तो यही बी ए डी सी ली चुके। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन को देख करके कौन सा मेथड अप्लाई करना है ये सीखना आने के लिए आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखना, कंप्लीट देखना। एक बार में समझ में आ जाए तो ग्रेट, अगर ना आए तो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, और फिर कम से कम 50-100 क्वेश्चन फ्रैक्शन बेस्ड लगा करके देख लेना। एक बार देखते ही आंख ही बता देगी कि भाई इस पर कौन से मेथड से अप्रोच करना सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अच्छा, एक बात याद रखना भाई, पिछले क्वेश्चन में बताने को मन कर रहा था, इसमें भी बता देता हूं। यहां पर जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो आपने कहा कि इन चारों में सबसे बड़ा है ये, यही याद था ना डिसीजन भाई, 4/5 सबसे बड़ा है, ये डिसीजन था। अगर इन्हीं चारों के साथ देखते जाना अभी 7/9 है, क्या होगा? अगर मक्खी बैठ गई बताओ। 7/9 है, 4/5 है, 5/7 है, और 2/5 है। इनके साथ मैंने एक को और अटैच कर दिया और ये है 3/2। अब इनमें सबसे बड़ा कौन होगा? यहां पर एक बड़ी खतरनाक बात खेली गई है, वो क्या है? अभी तक जिनका हम कंपैरिजन कर रहे थे वहां शुरुआत छोटी थी, अंश छोटा था, न्यूमरेटर स्मॉलर था, न्यूमरेटर कम था, अंश छोटा था। तो ये चारों के चारों की शुरुआत छोटी है, इसलिए चारों के चारों प्रॉपर फ्रैक्शन थे, यानी कि उचित भिन्न थे ये सारे के सारे। अब ये क्या है? शुरुआत बड़ी है इसकी, यानी कि ये इम्प प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है, ये अनुचित भिन्न है। और दुनिया की सबसे छोटी अनुचित भिन्न, सबसे छोटी अनुचित भिन्न दुनिया की सभी सारी की सारी उचित भिन्नों से बड़ी होती है वो। तो यहां पर ये डिसाइड करना वो सबसे बड़ा कौन है, सोचने की भी जरूरत नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा ही बड़ा होता है। इस बात को आप यूं समझ लो, अगर 9-7 को भाग करने जाएं जो 0 दशमलव से शुरुआत होगी, यहां भी यहां भी यहां भी, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला छोटा है भाई, यहाँ ऊपर वाला बड़ा है, तो 2 1 कम 2, ये 1 दशमलव से शुरुआत करेगा, ये कुछ भी आए तो यहाँ कंप्लीट नंबर आ रहा है ना। तो अब 0.99999 ही क्यों ना हो, वो 1 से तो छोटा ही होगा ना। ये मेरी बात समझ में? और यही काम यहाँ पर भी था, अगर यहाँ पर एक इम्प्रॉपर भी डाल दूं तो वो सबसे बड़ा हो जाता। क्लियर है मेरा मामला? अब यहाँ पर यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई अगर लगा रहे हो ना और सारे के सारे इम्प्रॉपर है, तो यही रूल उल्टा काम करने लग जाते हैं। ये बात को याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन इसमें होगा तो सही है, अदरवाइज आप लोगों के साथ शेयर तो हो ही गई ये बात। अगला क्वेश्चन देखो, अभी ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया निम्न में से कौन 3/4 से बड़ा व 5/6 से छोटा है? फाइंड स्मॉलर देन 5/6 एंड लार्जर देन, आ गई क्या? लार्जर देन 5/6, लार्जर देन
5/6। इस क्वेश्चन के लिए अगर एक एक को उठा करके चेक करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। हमें क्या मिलना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। अब ऐसे एक एक को चेक करेंगे बहुत टाइम लग जाता है। हमें क्या निकालना है वो बड़े आराम से देखो आप, आपको जो निकालना है ना वो 3/4 और 5/6 के बीच की एक संख्या निकालनी। वाजिब सी बात है, कोई समस्या वाली कहानी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि अगर आपको ये कह रहा है कि किसी दो भिन्नों के बीच की संख्या निकालो, अगर एक संख्या निकालनी हो तो तरीका क्या है, इन दोनों के अंश को आपस में जोड़ दो। कितना आया, 3 और 5 का जोड़ 8, 3 और 5 का जोड़ 8, बटे में नीचे वाले हरों को जोड़ दो, 6 4 10। मैं स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए 2 से डिवाइड करके क्या बोल सकता हूं, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। यानी कि ये एक ऐसा फ्रैक्शन होगा, एक ऐसी भिन्नात्मक संख्या होगी जो इन दोनों के बीच में है, यानी कि एक से बड़ी और दूसरे से छोटी। और यही इसने पूछ भी रखा था, आंसर आ गया बी। अब अगर ये बोल दे कि ये दो भिन्नात्मक संख्याएं 3/4 और 5/6, इन दोनों के बीच की 3 संख्याएं निकालो। 3 संख्याएं कैसे निकालेंगे भाई, जब इन दो के बीच की ये आ चुकी तो इन दो के बीच की एक और निकाल सकता हूं मैं। कैसे, 3 और 8 का जोड़ 11 कर दूं, बटे में 4 और 10 का जोड़ 14 कर दूं। अब अगर कोई सोचे कि जी 8/10 ले लिया, 4/5 लेना था, 4/5 ले लो, 4 3 7 और बटे में 4 5 9। ये दोनों की दोनों ही बीच में है, दोनों की दोनों ही बीच में है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। अगर कोई बोले कि जी ये तो 3 हो गई, अगर 4 या 5 करनी हो, गिनती बढ़ानी हो, तो अब इन दो के बीच की निकाल दो भाई। उधर से तो रह ही गया काम, उधर से भी कर सकते हैं कि 5/6 और 4/5, 5/6 और 4/5 के बीच की संख्या निकाल दो। तो 5 और 4 9 और बटे में 6 5 11, ये भी इनके बीच की संख्या होगी। आ गई मेरी कहानी समझ में। तो यहां एक ट्रांजैक्शन करने से ही पता लग गया था कि ये संख्या बीच में बैठी है, सर आ गया था। बाकी के जो ऑप्शन है ना, या तो दोनों से बड़े हैं या दोनों से छोटे हैं, उनके बीच में नहीं है, मध्य में नहीं है, वो इनके बीच में नहीं आते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, तीसरा सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, निम्न में तीसरा सबसे बड़ा कौन है ये निकालना है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा कौन होगा वो देख लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं यहां पर कंपैरिजन कितनों के बीच है, 1 2 3 4 5 के बीच है। सबसे बड़ा नंबर आएगा यहां, फिर आएगा इससे जस्ट छोटा, फिर आएगा इससे छोटा, और फिर आएगा इससे भी, और फिर सबसे छोटा। ये ऐसे आएगा 5 के बीच कंपैरिजन। अब यहां पर मेथड डिस्कस करें, इस मेथड से सॉर्ट आउट करना आसान रहेगा। अगर डायरेक्ट मेथड में लगाऊं तो 50/12, 50/12, 50/12। दूसरा 70/13, 70/13। तीसरा 40/7 होगा। ये PQR लिख रहे हैं मैंने। ठीक है, अब ऐसा आएगा, और वो कितना बना, 40/15। ये ऐसा आ गया, और फाइनली टी लिखने के लिए जगह नहीं, एक बार जूम आउट कर लेता हूं, थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूं, बन गई। ठीक है, कौन होगा, 90/14 होगा, 90/14 होगा। 90 यहां डिवाइड करना स्टार्ट करो, 12 चौक 48, 4 दशमलव कुछ बनेगा। ठीक है, यहां 13 पंजे 65। ठीक है, 5 दशमलव समथिंग बनेगा। यहां 7 पंजे 35, 5 दशमलव समथिंग बनेगा। सही है ना बात। 15 से भाग करना था 40 को, 15 3 45 बड़ा हो रहा है, 15 दूने 30, 2 दशमलव समथिंग बनेगा। 14 से डिवाइड करा, 14 6 84। ठीक है, 6 दशमलव समथिंग बनेगा। सबसे बड़ा कौन हो गया, जवाब बनेगा 90/14। तो इस जगह पर कौन आएगा, 90/14 आएगा सबसे पहले। तो यहां कौन आया, 90/14 आ गया। अब यहां कौन आएगा, दूसरा सबसे बड़ा कौन है, 6 के बाद में ना 2 5 आ रहे हैं, या तो आप 2 दशमलव तक ले लो। जैसे कि इसको भाग कर रहे थे, 13 पंजे 65, कितना बच गया, 5 बना 50, 13 चौक 52 ज्यादा हो जाएगा, 13 3 39, तो 3 आएगा। यहां भाग करें, 7 पंजे 35, कितना बच गया, 5, और फिर बन गया 50, 7 7 49, यानी कि 7 7 जा 49। ये अब बड़ा है, यानी कि 40/7, यानी कि 4/7। यहां का 0 भी हटा लेना भाई। ठीक है, ये आएगा 4/7 आ गया। और अब कौन आएगा, तो 5.7 के बाद 7/13। तो यहां पर मैं कहूंगा 7/13 तीसरे नंबर का सबसे बड़ा है, जिसको कि क्या बोलेंगे, PQ।
क्यू है इसका नाम, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर कोई कहे कि जी मुझे तो डायरेक्ट मेथड से नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई से करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो। इतनी बात याद रखनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम आप या तो एक टाइम पर यहां पहुंचोगे या फिर यहां पहुंचोगे, और फिर बीच में आने के लिए आप लोगों को, ठीक बीच में आना है आप लोगों को, ठीक बीच में आने के लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर यहां पर ये ना होता ना, यहां पर ये ना होता, तीसरा शब्द ना होता, थर्ड शब्द ना होता, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई बड़ा फटाक से आंसर दे देता। आ गई मेरी बात समझ में? डायरेक्ट मेथड से हो रहा है, आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई। क्रॉस मल्टीप्लाई में वहां या यहां पहुंच पा रहे हैं। डिफरेंस मेथड क्यों नहीं लगाया जिस क्वेश्चन पे, वो भी समझ लो। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, यहां 7 था, यहां 6 था, यहां 3 था, यहां 11 और यहां पर 5, इन सब का एक एलसीएम ही काफी महंगा आएगा, और फिर गुणा करनी रह गई अलग, और फिर कंपैरिजन काफी लेंथी हो जाएगा, काफी महंगा हो जाएगा काम। इसलिए हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन का आंसर अप्रोच कर लिया। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, जहां किसको लिखा गया है, क्यू को। क्यों? क्योंकि वो ठीक बीच में आ रहा है जी। असेंडिंग डिसेंडिंग भी अरेंज कर सकते हैं इनको देख करके। मैंने पहले ही कहा था 1 डेसिमल तक ले लो या मैक्सिमम 2 डेसिमल तक लेना पड़ता है, कहानी खत्म हो जाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक का मामला? किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है? आगे बढ़ने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में दूसरा सबसे छोटा कौन है? निम्न में दूसरा सबसे छोटा कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब आपको, भाई साहब आपने ऑप्शन तो भर दिए पी क्यू आर एस टी से, क्या लिख तो नहीं रखा ना? चलो इनको एज्यूम कर लो भाई, बस लिखना रह गया हुआ। ये पहला पी है, ये क्यू है, ये आर, ये एस और ये टी, ठीक है? ऐसे है, फिर यहां से ऑप्शन देना। अब सही आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है? अब आप लोगों को क्या लग रहा है, डायरेक्ट मेथड से करें, आसान लग रहा है, डायरेक्ट मेथड से कर दो। क्रॉस से करना है, आसान लग रहा है, क्रॉस से कर दो। देखो क्रॉस से करना यहां आसान क्यों पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बीच वाले पे नहीं आना, दूसरे सबसे छोटे पे आना है। यानी कि अगर मैं यहां सबसे पहले सबसे बड़े को लिखूं, फिर इससे छोटे को, फिर इससे छोटे को, कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, 3, फिर इससे छोटा 4, और फिर सबसे छोटा 5 हो गए। दूसरा सबसे छोटा कौन होगा, ये वाला होगा। यानी कि मैं क्या करूंगा, दो छोटा होगा दो के कंपैरिजन में, उसको ले लूंगा, बड़े को छोड़ दूंगा, बड़े छूटते जाएंगे। जैसे ही लास्ट दो के बीच कंपैरिजन होगा, और वहां जो सबसे छोटा होगा उससे बड़े वाला लेना, क्वेश्चन का आंसर होगा। डायरेक्ट मेथड से भी अप्रोच कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर रहा हूं। जल्दी जल्दी देख लो कि करना क्या चाहिए। क्या करूंगा, छोटा लेकर के चलेंगे ताकि यहां पहुंच पाए और उस पर फटाक से पहुंच जाए। 2 5 की गुणा 10 और ये 9, ये बड़ा हो गया, ये छोटा है अभी के लिए। 7 3 21 और 20, ये बड़ा है, छोड़ दिया, ये छोटा है। 11 चौक 44 और 35, ये बड़ा है, छोड़ दिया। इन दो के बीच कंपैरिजन रह गया, 15 पंजे 65, 11 6 66, ये 65 है, ये 66 है। ये तो सबसे छोटा है, ये इससे जस्ट बड़ा है, ये इससे जस्ट बड़ा है, तो 6/13 यानी कि टी आएगा। ठीक है, सबसे छोटा तो कौन है, 5/11 है। क्लियर हुई मेरी बात? क्लियर हुई बात यहां तक? किसी को कोई इश्यू तो नहीं आया? क्लियर हुआ? अब आगे डायरेक्ट मेथड से करना चाहते तो डायरेक्ट मेथड से भी अप्रोच कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए। ठीक है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मेथड एक बार दिमाग, ठंडे दिमाग से सोच करके बताओ। सबसे बड़ी संख्या बतानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दे, कईयों को बड़ा मजा आएगा कि हाँ लगा देते। भाई इतनी बड़ी बड़ी गुणा करोगे कैसे, आग भी करोगे कैसे इनसे? एक ही बच गया फिर तो, डिफरेंस मेथड लगाना। एक बार डिफरेंस मेथड, यहां डिफरेंस कितना है ऑप्शन ए में, यहां डिफरेंस कितना है 4 का, यहां डिफरेंस कितना है 4 का, यहां डिफरेंस कितने का है 4 का, यहां डिफरेंस कितने का है 4 का। डिफरेंस ऑलरेडी सेम है, या तो सभी के केवल न्यूमरेटर्स देख लो या केवल ओनली डिनोमिनेटर्स देख लो। तो केवल न्यूमरेटर्स अंशों को देखा गया, तो मैं कह सकता हूं सबसे बड़ा अंश किसका है, 773 है, यही आंसर होगा। या केवल डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करो, 665। ऐसा नहीं कर सकते कि इसका न्यूमरेटर देख रहे हैं और इसका डिनोमिनेटर देख रहे हैं, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर देख रहे हैं, नहीं, सभी के न्यूमरेटर्स या सभी के डिनोमिनेटर देख लो। क्लियर है ना मामला? आप लोग कहोगे बिल्कुल आसान था, डिफरेंस अगर सेम ना होता, अगर यहाँ कहीं एक जगह 3 होता तो हम कहते 12 बनाना पड़ेगा। 12 बनाने के लिए 3 से गुणा इसकी 3 से हो जाती, 12 बनाने के लिए 3 से गुणा इसकी 3 से,
इधर 12 बनाने के लिए 4 से गुणा, और इसकी क्या कर लेते 3 से गुणा। ये अब भी आसान पड़ता डायरेक्ट मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है ये क्वेश्चन अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया। कुछ टाइम पहले अपनी बात हुई थी, जहां बोला था कि भाई इससे बड़ा और इससे छोटा बताओ, ऐसा ही क्वेश्चन ये है। एम व एन के बीच में 3 संख्याएं कौन होंगी? 4 खूबसूरत से ऑप्शन दिखाई पड़े, वो 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है जहां इसके बीच की संख्याएं हैं एम व एन के। एम की वैल्यू कितनी है 29, 29/31 31, यहां है 43 डिवाइडेड बाय 47, ये है दोस्त। क्लियर है मामला? क्या करें, बीच की संख्या निकालने के लिए अंश अंश को आपस में जोड़ दो, कितना आया 9 3 12, 4 2 6 और 1 7, 7 और 1 8, 4 3 7। अगर दोनों को 2 से काट दूं तो 36 बटे में 2 3 6 और 2 9 में 18, 3 से भी कट जाएगा ये। अब 3 से काट दो, पहले ही 6 से काट देते बेशक, कितना हो जाएगा 3 से काटने पर 12/13। एक नंबर तो ये आएगा बीच में। अब ये कहाँ कहाँ है, तो आप कहोगे ऑप्शन ए में भी दिखाई पड़ रहा है, और ऑप्शन बी में भी दिखाई पड़ रहा है, और ऑप्शन और तो किसी में दिखाई नहीं पड़ रहा। अब ऐसा नहीं है कि इसके आने से यही से आंसर होगा, हो सकता है दोनों ही इनके बीच में ना हो, यहां से हो सकता है कि ये बीच में ना हो, तो दोनों ही आंसर नहीं होंगे, हो सकता है ये हो। डिसाइड करने के लिए करेंगे क्या, कोई सा भी मेथड लगा लो, 3 भिन्नों को चेक करने में बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई में भी, डायरेक्ट मेथड में भी, डिफरेंस मेथड से भी। इसके लिए ऐसे करना बेस्ट रहता है, ठीक है। अब आगे भाई, अब फिर बीच की संख्या निकाले ना, या तो आप लोग यहां से 29/31 को 12/13 के साथ लेकर के निकाल करके देखो, 9 2 11, देख करके बता सकते हैं कि नहीं आएगा बीच का कोई, क्योंकि इतना बड़ा 40 के जैसा ऑप्शन दे नहीं रखा। 9 2 11 और 2 2 4 बटे में 44, नहीं दे रखा ना बीच में कोई, नहीं बनी बात। इसके साथ जोड़ करके देख लो, ये भी तो इसी के इक्वल है ना, इसको लेना एक बार, 29/31 को और 36/39, इधर से बीच में कौन आया, इनको लेकर के चला हूं मैं, इनको कौन आएगा 9 6 15, कैरी कर गया 1, 3 2 5 और 1 6 बटे में 9 और 1 10, 3 3 6 और 1 7, दोनों को अगर मैं 5 से काट दूं तो 13 पंजे 65 बटे में 14 पंजे 70, 13/14 भी संख्या बीच में होगी, और वो भी लिख रखी है। आप कहोगे ऑप्शन ए में लिख रखी है 13/14। अब आप कहोगे ये तो नहीं दिखाई पड़ रही, भाई इन दोनों का जोड़, अंश अंश का और हर हर का, इन दोनों को भिन्नात्मक जोड़ नहीं करा, भिन्नात्मक जोड़ ये नहीं आएगा, भिन्नात्मक जोड़ तो वैसे आएगा ना, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर वालों का जोड़ अब 13 और 14 की गुणा बटे में लिख दो, वो आएगा। बीच की संख्या 12 और 13 का जोड़ 25, 13 14 का जोड़ 27, यानी कि इन दोनों के बीच में ये है, तो एम और एन के तो बीच में वैसे ही हो गई ना फिर ये, यही आंसर है। क्लियर हुआ मेरा मैटर? अगर यहां 36/39 ना लेते, फिरते रहते घूमते रहते, नहीं मिल पाता, काफी टाइम लग जाता। आ गई मेरी बात समझ में? ना क्रॉस मल्टीप्लाई से होता है, ना डायरेक्ट मेथड से होता है, और ना ही डिफरेंस मेथड से होता है। एक ऐसा क्वेश्चन है देखने को मिलता है, यानी कि क्या करना सही रहता है, अंशों का आपस में, हरों का आपस में जोड़ करना सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ऑप्शन लार्जर देन 1/5, 1/5 से बड़े विकल्प का चुनाव करना। दुनिया का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 1/5 है, और यहाँ ये 10/51 ही है। अरे भाई जैसे बोला था मैंने, इनको आपने अल्टर ही नहीं किया थोड़ा सा भी, भाई 10/51, 3 बटे में ऐसे लिखना था ना, ये ऐसे, ठीक है। आगे से जब कभी भी फ्रैक्शन है ना, ऐसे मत, ऐसे लिख दिया करो, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। अब मैं ये कह रहा हूं, अब मैं ये कह रहा हूं 1/5 आपस में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करे बैठे हैं, न्यूमरेटर है यहाँ पर, डिनोमिनेटर है, यानी कि ये आपस में एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करे बैठे हैं। और वो रिलेशन क्या कहता है कि जो न्यूमरेटर है ना, जो यानी कि अंश है, जो वो 5 से गुणा होने पर हर को बनाता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है हर है, वो न्यूमरेटर से 5 गुणा है, अंश से 5 गुणा है। आप बोलोगे वाजिब सी बात है, तो दिखाई पड़ती है हमें, सीधे से दिख रही है ये बात। तो अब यहां पर तो क्या है, 5 गुणा है, अगर यहां भी 5 गुणा हुआ तो इसके बराबर ही हो जाएगा। 2/10 लिखा किसी ने, सीधे 5 गुणा हो गया ना, तो ये और ये तो बराबर है, कैसे, 2 से काट करके देख लो इसको, यही हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या हो,
अगर ऊपर वाले का 5 गुना नीचे हो और 5 गुना से ज्यादा हो नीचे, कहने का मतलब 1/6 हो जाए। अब ये क्या है, 5 गुना, एक का 5 गुना 5 और उससे क्या है ज्यादा है पॉजिटिव, तो ये भिन्न पॉजिटिव ज्यादा भाग करने आ गए ना तो इसकी वैल्यू को कम कर देंगे। भाई ज्यादा बड़ी संख्या भाग करेगी तो वैल्यू ओवरऑल कम हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब इतना है, 12 को एक तो आप भाग करो 3 से और एक इसी 12 को भाग करो 4 से। देखो अब यहां कितने आई वैल्यू 4, यहां वैल्यू कितनी आई 3। क्या कह रहा हूं, यहां बड़ी संख्या, देखो ऊपर वाली तो सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूं नीचे वाला बड़ी संख्या भाग करने आ रही थी तो छोटी वैल्यू, छोटी संख्या वैल्यू भाग करने आ रही थी तो बड़ी वैल्यू। अब मैं ये कह रहा हूं 5 गुना से अगर बड़ा हुआ तो वो इससे छोटा होगा, और अगर 5 गुना से छोटा भाग कर रहा होगा तो वो बड़ा होगा। आगे मेरी बात समझ में, हमें क्या ढूंढना था, 1/5 से लार्जर यानी कि बड़ा निकालना है। बड़ा निकालने का मतलब क्या हुआ, 1/5 यानी कि यहां 5 गुना है डायरेक्ट, और मुझे क्या देखना है कि न्यूमिरेटर यानी कि अंश से जब हर डिनोमिनेटर पर जाऊं तो ये इसका 5 गुना तो हो ही। बड़ा निकालने के लिए 5 गुना से कम होना चाहिए नेगेटिव। 10/51 है, 10 का 5 गुना 50 से ज्यादा आ गया, और ज्यादा आ गया तो ये कम हो गया यानी कि ये छोटा हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता, बड़ा चाहिए। 3 का 5 गुना 15 से ज्यादा हो गया, वैल्यू छोटी हो गई, स्मॉलर है, हमें तो लार्जर चाहिए। 16 का 5 गुना 80 होता है, ये बड़ा आ गया, वैल्यू छोटी हो गई, हमें तो बड़ा चाहिए था। एक ही ऑप्शन जिंदाबाद कर रहा है। 5 गुना 55 होता है और उस 55 से नेगेटिव छोटा है 53, तो यही वैल्यू बड़ी होगी। या यूं कह दो, ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा वही बनता है जो इस नियम को तोड़ रहा होता है, या 5 गुना से बड़ा है, 5 गुना से बड़ा, 5 गुना से बड़ा, 5 गुना से छोटा, वही आंसर है बस। अगर समझ में आई हो जो मैंने थोड़ी टाइम पहले बताई थी, वो भी मजेदार चीज थी। इसी क्वेश्चन का एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, कईयों को दिक्कत रहती है ऐसे क्वेश्चन में, वो सीख लेते हैं 1/5, 1/2, 1/3, 1/8, 1/11 तक भी सीख जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2/3 दिखाई पड़ते ही बोलते हैं अब क्या, अब क्या करने की जरूरत है भाई, कोई समस्या नहीं है भाई, 2/3 है, कंपेयर ही तो करना है। क्या कर सकते हैं भाई, इस न्यूमिरेटर का हाफ इसी न्यूमिरेटर में जोड़ा जाए, वो है न्यूमिरेटर, और इसी न्यूमिरेटर का हाफ जोड़ा गया है, वही है बस। यानी कि अंश में अंश का आधा जोड़ा गया है, ऐसे बना है रिलेशन। सीधे सीधे कहूं तो 3/2 गुना हो गया, 1.5 गुना जिसको बोलते हैं। भाई किसी संख्या में अगर उसी का हाफ जोड़ दोगे तो वो 1.5 टाइम हो जाएगी ना, 1.5 गुना हो जाएगी ना। यहाँ क्या कह रहा हूं, उसी बात को मैंने यूं बोल दिया, इसमें इसी का हाफ जोड़ा गया, बात खत्म। क्या निकालना है, इससे छोटी निकालनी है। छोटी निकालने का मतलब किसी का न्यूमिरेटर लेंगे, यहां न्यूमिरेटर का ही हाफ जोड़ेंगे, ठीक है। अगर ये एग्जैक्ट हाफ ही जुड़ रखा हुआ तो ये और ये बराबर हो जाया करेंगे, बराबर हो जाया करेंगे, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, जायज सी बात है। अगला हमें छोटा निकालना है, इसलिए ये न्यूमिरेटर में न्यूमिरेटर का हाफ जोड़ने से बड़ा आना चाहिए, पॉजिटिव बड़ा आना चाहिए। देखो अब 14 में 14 का हाफ 7 जोड़ा गया, 21 आ रहा, उससे छोटा आ गया, यानी कि ये बड़ा होगा इससे 2/3 से। 20 में 20 का हाफ 30 जोड़ा गया, छोटा आ रहा है, बड़ी वैल्यू बनेगा। 90 में 90 का हाफ 145 बन गया, सॉरी 35 बन गया, 45 और 90 135, ये उससे छोटा आ रहा है, इसलिए वैल्यू बड़ी बन गई, लार्जर, जब किसी ने स्मॉलर मांगी है हमसे। यहाँ देखो 17 का हाफ 8.5 होता है, चलो 9 मान लो, 17 और 9 26, 26 से ये ज्यादा है, प्लस है, यानी कि छोटा होगा फिर, या यूं कहो यही है एक जो रूल्स को ब्रेक डाउन कर रहा था, यही क्वेश्चन का आंसर होगा। ये रीजनिंग नहीं है दोस्त, ये जो विषम संख्या उसी को क्वेश्चन का आंसर माना जाए, ठीक है ना, लॉजिक भी पता होना चाहिए। आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करते हैं। हम बहुत अच्छे से सारी की सारी चीजें सीख चुके हैं, जो अपन ने शुरू में वादा किया गया था वो सारा वादा आप लोगों के साथ निभा दिया गया है।
हम डायरेक्ट मेथड को भी अब अच्छे से जानते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी जानते हैं, हम डिफरेंस मेथड भी जानते हैं। एक चीज रह गई है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए मैंने ऑलरेडी बोला था कि आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं, फिर भी एक क्वेश्चन में यहाँ सॉर्ट आउट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे मामला सॉर्ट आउट करना होता है। तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 10 देख, ठीक है। क्वेश्चन समझ लो, एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने को कहा, परंतु उसने गलती से 2/3 से भाग कर दिया। बोला था मल्टीप्लाई कर, उसको एक संख्या पकड़ाई, बोला ये पकड़ और इसको 2/3 से गुणा कर दे। उसने उस संख्या को तो पकड़ लिया पर 2/3 से भाग कर दिया। ऐसा करने से उत्तर गलत आया, और वो जो गलत उत्तर आया ना वो सही वाले उत्तर से 25 ज्यादा है। पूछा गया वो संख्या कौन थी, जो संख्या मैंने उसको पकड़ाई थी ना कि इसकी 2/3 से गुणा करनी है, वो संख्या पूछ रहा है क्या थी। अंग्रेजी वाले यहां पढ़ सकते। क्वेश्चन सबके समझ में आ गया। अब देखो, ये है वो संख्या जो क्वेश्चन का सही आंसर बनेगी, ठीक है। इस बॉक्स में कोई नंबर है, ठीक है। उसको क्या बोला था कि ये संख्या पकड़ इसकी 2/3 से गुणा कर दे, ये करने को बोला था ना। अगर वो ये करता तो सही हो जाता काम। उसने क्या कर दिया, उसने इस संख्या को पकड़ा और भाग कर दिया 2/3 से, और ऐसा करते ही उसका उत्तर गलत हो गया, ठीक है। सही है। अब किसी संख्या को भिन्नात्मक संख्या से भाग करने का मतलब क्या होता है, तो भिन्नात्मक में तो 5 2 7 सारे ही आते हैं, वहां पर भी ये बात अप्लाई होती है। किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग करने का मतलब क्या होता है, दो संख्या भाग करने आई है, जो संख्या भाग करने आई है उस संख्या को आप उल्टा करके गुणा में लिख दो तो भी ठीक वही काम होगा जो भाग करने पे होना था। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, अगर कोई कहे कि 10 को 2 से भाग करना है तो उत्तर 5 बनेगा, मैं इसी बात को यूं कह रहा हूं, 10 को गुणा कर दो, पर किससे भाग करना था, 2 से, तो 2 के उल्टे से, और 2 का उल्टा क्या होगा, 2 होगा, 1/2 होगा। देखो 2 का उल्टा ये नहीं होता, कदे कौन सा ही हो इसका मुस्सा हमारे के देख भाई 2 का उल्टा ही होगा ना। 2 का मतलब क्या है, 2/1, और इसके रेसिप्रोकल का मतलब है इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसका उल्टा, तो वो 1/2, ठीक है। तो किसी संख्या जिससे हम भाग करना चाहते हैं उसके उल्टे से गुणा कर दे तो उत्तर सेम आता है। यानी कि इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, आप लोग कहोगे गुणा में 3/2 लिख दो, गुणा में 3/2 लिख दो, बात सेम है, ठीक है। अब एक ऐसा नंबर सुपोज करो जो बॉक्स में रखने लायक हो, यानी कि 3 से पूरा पूरा कट जाए, 2 से पूरा पूरा कट जाए। एक बार सुपोज कर लो, आप में से किसी ने कहा कि जी 6 ले लेते हैं, कोई 6 ले, 12 ले, 18 ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा सभी से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर भी 6 लिख लिया मैंने, संख्या को 6 मान लिया, तो सही उत्तर कितना बनता, फिर 3 से 6 कटता 2 पर, 2 गुणा 2 4। यहां कितना बनता, 2 से 6 कटता 3 पर, 3 गुणा में 3 9। सही उत्तर 4 होना था, गलत उत्तर 9 आएगा। कितना ज्यादा आ गया, आप कहोगे 5 ज्यादा आ गया, परंतु 5 ज्यादा नहीं है, कितना ज्यादा आया हुआ है उसका गलत उत्तर सही उत्तर से, 25। यानी कि 5 की वैल्यू 25 हो गई, इसका मतलब 5 से गुणा करनी है। फिर हम संख्या क्या मानने बैठे हैं, 6 की भी क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 30। इतनी सी कहानी थी फ्रैक्शनल नंबर्स की। इसके साथ दूसरा टॉपिक जो अटैच होता है डेसिमल, उसको अपन इसके जस्ट बाद में करने वाले, ठीक है। अभी के लिए इतना ही था। अगर किसी का कोई इश्यू आया हो, किसी को कोई डाउट वगैरह रह जाता है, तो इंस्टाग्राम पर आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, लीजो मैथ्स के नाम से आईडी मिल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, कंप्लीट मैथ्स के नाम से है, यूट्यूब के चैनल पे ही, इसी चैनल पे लीजो मैथ्स वाले पे। टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, ये पीडीएफ भी मिल जाएगी विद क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे थे, ठीक है। तो ये था फ्रैक्शनल नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्या। आज के लिए करते हैं इतना ही। एपिसोड कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताने का कष्ट करें। कोई और सुधार करने की रिक्वायरमेंट है या किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट डाउन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, पूरे के पूरे जो कोर्सेज अपने वो मिलेंगे आप लोगों को लीसो ऐप के ऊपर, डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। अगर किसी को कोई इश्यू आता है लीसो ऐप को लेकर के मिल नहीं रही है या फिर आप लोगों का कोई कोर्स नहीं मिल रहा है आप लोगों को, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 2 कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को लिख देता हूँ, एक तो है 96 099 70 000, दूसरा है 98 887 26 000, 98 887
26,000। इन पर आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो पूरे कंप्लीट बैच लेने के लिए, ठीक है। सभी चीज़ों के बैच मिल जाएंगे, HSSC, SSC, बैंकिंग या टेट या फिर UPSC के रिगार्ड। बहुत ही उम्दा स्टाफ है, सारे का सारा स्टाफ आप लोगों को पसंद आएगा, समझ भी आएगा। तो आज के लिए करते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग घर पर बने रहें, मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें, महकते रहें, महकाते रहें, बहकते रहें, बहकाते रहें। हाँ, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखा करें। आपको और आपके माता पिता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, ओमोन गोनो सो।